नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिलियन चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पराशर तथा पराशर दाब से संबंधित आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पराशर दाब को जानने से पहले हम जानेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में, क्योंकि पराशर की क्रिया को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। ये एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो है एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है। ऐसे समझेंगे कि ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई भी विलयन अगर हम भर दें तो ये विलयन उस विलयन में से विलायक के अणुओं को तो प्रवाहित होने देती है। यहाँ जो भी हम विलयन भरेंगे उसमें से किसको, विलायक के अणुओं को तो प्रवाहित होने देती है, परंतु विलेय के अणुओं को प्रवाहित नहीं होने देती। क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या है? एक ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलायक के अणुओं को प्रवाहित होने देती है लेकिन विलेय को नहीं। क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। एक बार समझ लेते हैं। वे झिल्लियाँ जो अपने में से विलायक के अणुओं को प्रवाहित होने देती हैं परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अर्धपारगम्य झिल्लियों के प्रकार। किस पर चलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियों के प्रकार। तो अर्धपारगम्य झिल्लियों के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। क्या है? यह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्राकृतिक झिल्ली और एक होती है कृत्रिम झिल्ली। कैसी है? एक प्राकृतिक झिल्ली और दूसरी कैसी होती है? कृत्रिम झिल्ली। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक झिल्ली कैसी होती है। क्या जानेंगे? प्राकृतिक झिल्ली के बारे में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्राकृतिक झिल्ली। क्या है? वे झिल्ली या ये वे झिल्लियां होती हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं। भाई प्राकृतिक झिल्ली है तो जाहिर सी बात है कहाँ से प्राप्त हो रही है? प्रकृति से, ठीक है। आगे, तथा विलायक के अणुओं को अपने में से प्रवाहित होने देती है परंतु विलेय के अणुओं को नहीं। क्या कहलाती है? प्राकृतिक झिल्ली कहलाती है। हमने बताया ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलेय के अणुओं को प्रवाहित नहीं होने देती और विलायक के अणुओं को प्रवाहित होने देती है। बस कंडीशन ये है कि कहाँ से प्राप्त हो? प्रकृति से प्राप्त होती है तो क्या कहलाती है? प्राकृतिक झिल्ली। जैसे अंडे की झिल्ली, ठीक है, और प्याज की झिल्ली। देखा होगा जब भी हम लोग प्याज को कट करते हैं तो उसके ऊपर बहुत हल्की सी लेयर वाइट कलर की सी होती है, वही कहलाती है प्याज की झिल्ली, ठीक है। अब बात करें कृत्रिम झिल्ली की। किसकी? कृत्रिम झिल्ली की। तो वे झिल्लियाँ जो कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार की जाती हैं क्या कहलाती हैं? कृत्रिम झिल्ली कहलाती हैं, ठीक है। कृत्रिम विधि द्वारा जो प्राप्त की जाएगी वो कृत्रिम झिल्ली कहलाएगी। जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड या कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इसकी जो झिल्लियाँ होती हैं उनका भी यूज हम किसके रूप में करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में करते हैं। ये प्राकृतिक झिल्लियाँ हैं और ये कैसी हैं? कृत्रिम झिल्लियाँ। अब हम चलते हैं आगे है हमारा मेन टॉपिक था पराशरण। क्या है? पराशरण। कि पराशरण होता क्या है तो इसको ध्यान से समझेंगे। क्या है? वह क्रिया जिसमें तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं। वह क्रिया जिसमें विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं क्या कहलाती है? पराशरण कहलाती है। अच्छा, उसको याद करने से अच्छा है कि यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। हमने एक विलयन लिया, एक बीकर लिया और बीकर में हमने दो तरह का विलयन भर दिया। कैसा? इधर हमने भर दिया तनु विलयन, ठीक है। कैसा विलयन? तनु विलयन। और इधर भर दिया सांद्र विलयन। कैसा? सांद्र विलयन, ठीक है। अभी और यहाँ ये जो लगी है ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है ये? अर्धपारगम्य
क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। इस झिल्ली की खासियत विलायक के अणुओं को तो जाने देगी, किसको जाने देगी, विलायक के अणुओं का तो प्रवाह होने देगी, लेकिन विलेय का नहीं। तो यहाँ से समझेंगे क्या होगा, तनु विलयन से, किस विलयन से, तनु विलयन से विलायक के अणु किधर जाते हैं, सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। बात समझ में आया। देखो, जब ये शुरुआत वाली स्टेज है, क्या है, शुरुआत वाली स्टेज है, तो दोनों विलयन कैसे हैं, समान हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, तनु विलयन से, किधर से, तनु विलयन से विलायक के अणु किधर जाएंगे, सांद्र की ओर। किधर से, तनु से किधर गमन करेंगे, सांद्र की ओर। जब ये गमन करेंगे तो क्या होगा, सांद्र विलयन का तल बढ़ जाएगा और तनु विलयन का तल घट जाएगा। पहले यहाँ तक था, अब सांद्र का बढ़ गया और तनु का घट गया। क्लियर है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण। ठीक, बात करते हैं आगे। अब हम जानेंगे परासरण के प्रकार। क्या जानेंगे, परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो परासरण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक है अंतः परासरण और एक क्या है, बाह्य परासरण। अच्छा, अंतः परासरण क्या होता है, अगर परासरण अंदर की तरफ हो, जैसे क्या है, किशमिश का फूलना। क्या है, किशमिश का फूलना। ठीक है, ऐसे समझो, अगर हम किशमिश को जल में डाल दें, ठीक है, किशमिश को किस में डाल दें, जल में डाल देते हैं तो ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों, क्योंकि तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र की ओर चले जाते हैं। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, हमने बताया था, तनु से विलायक की ओर कौन जाता है, सांद्र की ओर विलायक के अणु। किसके अणु, विलायक के अणु। ठीक है, ये बात तुम्हें बस याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। अब दूसरा आता है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण में क्या है, बाह्य परासरण में हम जानेंगे कि अंगूर का नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में सुकड़ जाना, देखो जब हम अंगूर को क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से समझेंगे, अंगूर को अगर नमक के जल में डुबो दें, किसमें, नमक के विलयन में अगर हम डुबो देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ है तनु, बाहर है सांद्र, और हमने बताया है गमन किधर से होता है, तनु की ओर से सांद्र की ओर। तो बाहर की ओर चलते हैं इसमें सिकड़, जब बाहर की ओर जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये पहले से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं, हमने क्या जाना, परासरण को जान लिया, झिल्लियों के बारे में जान लिया। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है ये है विसरण। क्या है, विसरण। एक बात और समझेंगे, परासरण में किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, अर्धपारक में झिल्ली की ना। अब बात करते हैं विसरण की। विसरण क्या है, जब तनु विलयन को सांद्र विलयन में मिलाया जाता है, जब तनु विलयन को सांद्र विलयन में मिलाया जाता है तो तनु विलयन से विलायक के अणु और सांद्र विलयन से विलेय के अणु स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, विसरण कहते हैं। दोबारा से समझना क्या है, 2 विलयन है। ठीक है, अभी अर्धपारक में झिल्ली लगी हुई थी, वो वाला कॉन्सेप्ट याद है। इधर तनु विलयन है और इधर है सांद्र। कैसा है, सांद्र विलयन। ठीक, तो हम जानते हैं कि तनु विलयन से क्या जाएगा, विलायक। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, और सांद्र से कौन आएगा, विलेय। कौन आएगा, विलेय।
यही कॉन्सेप्ट है ये वाला। और इस झिल्ली को हटा दो, किसको, अर्धपारगम्य झिल्ली को हटा दो, तो क्या होगा, तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र की ओर और सांद्र विलयन से विलेय के अणु तनु की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। बात समझ में। एक बात और याद रखना कि विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एक बात और समझना, क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर झिल्ली लगी होगी तो विलेय के अणु इधर गमन नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आ गया क्या है विसरण। आगे चलते हैं, जानेंगे परासरण दाब। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, परासरण दाब। क्या है परासरण दाब? परासरण दाब किसी विलयन की सतह पर डाला गया वह न्यूनतम द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। बहुत ध्यान से समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इस परिभाषा पर आते हैं ना। क्या है, देखो ये है तनु विलयन, यहाँ बस इसको ध्यान से समझ लेना कैसा है तनु विलयन। ठीक है, पहले ध्यान से समझो, एक बीकर है, ठीक है, उसमें बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इधर है तनु विलयन, कैसा विलयन है, तनु विलयन। ठीक है, और इधर दे रखा है सांद्र विलयन, कैसा है, सांद्र विलयन। ठीक, अब हमने बताया था ये शुरुआत वाली कंडीशन है, जब ये दोनों का लेवल कैसा है, बराबर है। ठीक है, अब होता क्या है, जब दोनों को भर देते हैं, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं, तो कुछ समय पश्चात होता क्या है कि तनु विलयन से विलायक के अणु लगातार जा रहे थे सांद्र विलयन की ओर। जब यहाँ से विलायक इधर गमन कर जाएगा तो होगा क्या, पहले वाला जो तल था वो नीचे की ओर गिर जाएगा, जबकि सांद्र विलयन का तल ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्रिया क्या हुई समझो, तनु विलयन से विलायक के अणु इधर गए, किसके गए, विलायक के ना, जिसके कारण तनु विलयन का तल गिर गया और सांद्र विलयन का तल उठ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे एक पिस्टन के द्वारा दाब लगाएंगे। क्या करेंगे, इस पूरे बीकर में ऐसे समझो ये है, यहाँ से दाब लगाएंगे पिस्टन के द्वारा। ठीक है, क्या लगाएंगे, दाब नीचे की ओर। जब हम यहाँ दाब लगाएंगे धीरे 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 दाब लगा के हम पुरानी वाली अवस्था पर ले आएंगे। क्लियर है, यहाँ जब लेकर आएंगे तो यहीं पर स्टेबल रखना चाहेंगे। क्या करेंगे, उस पिस्टन को सीधा दाब लगा के यहीं रखेंगे और चाहेंगे ये ना ऊपर उठे ना नीचे जाए। क्लियर है, ना ये ऊपर उठे ना नीचे जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ से तो लगातार कण उधर जा रहे होंगे, लेकिन जब हम दाब हल्का सा दाब लगा कर रखेंगे तो इनका विलायक का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ पर जो दाब होगा वो दाब ही क्या कहलाएगा भाई, वो जो दाब है वो दाब ही क्या कहलाएगा, परासरण दाब। क्यों, क्योंकि ये परासरण की क्रिया को क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब समझेंगे, किसी विलयन की सतह पर डाला गया वह न्यूनतम, इस विलयन की सतह पर डाला गया ये न्यूनतम द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह को रोकता है। देखो, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह को रोकता है, क्या कहलाता है, ये जो दाब है ये दाब कहलाता है परासरण दाब। क्या कहलाता है, परासरण दाब। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।